हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। क्या छोटे और क्या बड़े, क्या अमीर और क्या गरीब, हर देश को इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। बड़े और विकसित देश तो खुद को संभालने में जैसे तैसे कामयाब हो गए, लेकिन कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब गई है, जिसका एक उदाहरण कुछ ही समय पहले श्रीलंका के तौर पर देखने को मिला है। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि वहाँ पर आपातकाल लागू कर दिया गया है। लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट दोनों ने मिलकर श्रीलंका की हालत खराब कर दी है। अब कुछ ऐसा ही हाल भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल का भी देखने को मिल रहा है। नेपाल को भारत ने हमेशा से ही अपना छोटा भाई माना है और हमेशा भारत ने नेपाल के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान नेपाल का झुकाव भी चीन की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। नेपाल में इन दिनों आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है और अब नेपाल के पास सिर्फ 6 महीनों के आयात के ही पैसे बचे हैं। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। जब भी विदेशी मुद्रा भंडार में पैसा 7 महीने से कम समय के लिए बचा होता है तो ऐसा माना जाता है कि उस देश में आर्थिक हालात ठीक नहीं है। लेकिन आखिर क्यों नेपाल में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है? क्या नेपाल भी जल्द ही श्रीलंका की तरह कंगाल हो जाएगा? नेपाल की सरकार आर्थिक संकट से बचने के लिए क्या कदम ले रही है और नेपाल में आर्थिक संकट का भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा? इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहें। नेपाल में आर्थिक संकट पैदा होने के 3 मुख्य कारण हैं, लेकिन उससे पहले नेपाल की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बता दें। नेपाल की अर्थव्यवस्था मूल रूप से एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती है। देश में 1/3 लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। नेपाल की इनकम जूट, चावल, टिम्बर और टेक्सटाइल जैसे सामान के एक्सपोर्ट से होती है। इसके अलावा इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आय टूरिज्म सेक्टर से भी आता है। नेपाल की वर्तमान में अर्थव्यवस्था $40 बिलियन है। नेपाल अपनी जरूरतों का 90% सामान अन्य देशों से इम्पोर्ट करता है। इम्पोर्ट किए जाने वाले सामान में 40% हिस्सा सिर्फ पेट्रोलियम उत्पादों का होता है। नेपाल अपनी जरूरत का सारा तेल भी विदेश से ही आयात करता है, क्योंकि नेपाल के पास अपना खुद का कोई तेल भंडार मौजूद नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के कारण कच्चे तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नेपाल को तेल खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है और नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने के बाद नेपाल ने बड़ी संख्या में अन्य देशों से सामान इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नेपाल में लग्जरी सामान के शौकीन लोग इस समय का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इसके चलते नेपाल ने लग्जरी गाड़ियों से लेकर महंगे मोबाइल और सोना बड़ी मात्रा में निवेश कर दिया है। लेकिन अब आलम यह है कि नेपाल ने गैर जरूरत वाले सामान जैसे गोल्ड, अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स, कार्ड्स, एक्सपेंसिव व्हीकल्स और बच्चों के खिलौने जैसी 300 से ज्यादा सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। ये रोक फिलहाल जुलाई माह तक लगाई हुई है। इस दौरान अगर आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है तो कई अन्य सामानों को भी प्रतिबंधित सामानों की सूची में शामिल कर बैन की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही देश में ईंधन की खपत कम करने की कोशिश भी लगातार किए जा रहे हैं। नेपाल के सरकारी कर्मचारियों को अब हफ्ते में 1 नहीं बल्कि 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है, जिससे आने जाने में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में कमी आ सके। दोस्तों, नेपाल में बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था और ज्यादातर पाम ऑयल नेपाल इंडोनेशिया से आयात करता था। लेकिन नेपाल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इंडोनेशिया ने नेपाल को खाद्य तेल देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से नेपाल में खाने वाले तेल के दामों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 8 महीनों में नेपाल में 7% से ज्यादा महंगाई दर होने के कारण लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रोजमर्रा के सामानों में 30 से 40% तक की वृद्धि हो गई है। नेपाल का व्यापार घाटा भी 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गया है। साल 2020 तक नेपाल का व्यापार घाटा $81 करोड़ था, जो अब बढ़कर $207 करोड़ तक पहुंच गया है। बैंक ने लोगों को लोन देना बंद कर दिया है। खास तौर पर गाड़ी खरीदने के लिए नेपाल में ज्यादातर लोग लोन का ही सहारा लेते हैं, लेकिन अब बैंक गाड़ियों के लिए लोन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लगभग 12 लाख लोग नेपाल में गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि नेपाल में इस स्थिति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है घटता विदेशी मुद्रा भंडार। पिछले कुछ महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार 17% से घटकर $11.75 बिलियन से $9.6 बिलियन पर आ गया है। कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने के बाद नेपाल ने बड़ी संख्या में अन्य देशों से सामान इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नेपाल में लग्जरी सामान के शौकीन लोग इस समय का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और लोगों की डिमांड पर नेपाल ने लग्जरी गाड़ियों से लेकर महंगे मोबाइल और सोना बड़ी मात्रा में निवेश कर लिया। साथ ही नेपाल अपनी जरूरत का सारा तेल भी विदेश से ही आयात करता है, क्योंकि नेपाल के पास अपना खुद का कोई भी तेल भंडार मौजूद नहीं है। ज्यादा भुगतान के कारण ही नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। अब सरकार ने धीरे धीरे आयात में कटौती करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से देश में जरूरत का सामान ठीक तरह से सप्लाई नहीं हो रहा था और जो सामान पहले
से मौजूद था उसकी कीमतें आसमान छूने लगी हैं। घटते विदेशी भंडार के कारण पैदा हुई आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अप्रैल में नेपाल के 3 पूर्व वित्त मंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें बताया गया था कि अब देश के पास 6 माह से भी कम समय का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इसके बाद से ही नेपाल लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अब दुनिया की निगाहें श्रीलंका से ज्यादा नेपाल पर टिकी हुई हैं। नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने का दूसरा कारण है अन्य देशों से पैसों की सप्लाई कम होना। नेपाल के 35 लाख से ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं और वहां से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा हर साल अपने देश में भेजते हैं। वो लोग पैसा डॉलर्स में अपने देश भेजते हैं। साल 2019 से 2020 के बीच विदेश में जाकर काम करने वाले नेपाल के नागरिकों ने 60,000 करोड़ रुपए नेपाल में भेजे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा है। लेकिन कोरोना के कारण मजबूरन उन लोगों को वापस आना पड़ा और आकर उन लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा, जिसकी वजह से नेपाल में बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री में भारी गिरावट का होना नेपाल में आर्थिक संकट का तीसरा प्रमुख कारण है। श्रीलंका की तरह ही नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा मात्रा में भारत के ही लोग नेपाल की सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन 2 सालों के दौरान बाकी देशों के साथ साथ नेपाल का भी टूरिज्म इंडस्ट्री ठप हो चुका है। कोरोना से पहले लगभग 12 लाख लोग हर साल नेपाल घूमने के लिए आते थे। नेपाल के 4 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी टूरिज्म इंडस्ट्री से ही चला करती थी, लेकिन इंडस्ट्री ठप होने के कारण ये 4 लाख लोग भी बेरोजगार हो गए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने और इसके आसपास के इलाकों का दीदार करने के लिए भी बड़ी संख्या में दुनिया भर के पर्यटक आते थे। 2 साल के दौरान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग की संख्या में 95% तक कमी देखने को मिली। नेपाल में इस समय प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा के शासनकाल चल रहा है। साल 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। उससे पहले लगभग 240 सालों तक देश में तानाशाह का राज हुआ करता था। लेकिन लोकतांत्रिक देश बनने के बाद से लेकर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नेपाल में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। नेपाल की सरकार ने आर्थिक संकट की स्थिति को देखते हुए कार्रवाई की है। नेपाल नेशनल बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। इस दौरान नेपाल के वित्त मंत्री की कुर्सी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा का कहना है कि अभी तक उनके देश में हालात सामान्य नहीं है। देश में अभी तक 6 महीने का आयात करने लायक विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है और इस दौरान स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। महाप्रसाद अधिकारी को लेकर जनार्दन शर्मा ने कहा था कि नियमों के मुताबिक देश में कम से कम 7 महीनों का विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार 6 महीने का रह जाने के कारण महाप्रसाद अधिकारी को सजा के तौर पर सस्पेंड किया गया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महाप्रसाद अधिकारी को कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। नेपाल के सरकारी दफ्तरों में 2-3 दिन की छुट्टी करना और ईंधन की खपत करना एक टेम्परेरी इलाज है। देश को आय के नए साधन तलाशने होंगे, एफडीआई को बढ़ावा देना होगा। नेपाल पर फिलहाल उसकी अर्थव्यवस्था का 43% कर्जा है। चीन ने नेपाल को कर्ज देने की लाख कोशिश की और कई लुभावने ऑफर भी नेपाल को दे रहा है, लेकिन जो हाल पाकिस्तान और श्रीलंका का हुआ उससे नेपाल ने सबक ले लिया है। नेपाल के ऊपर जो कर्जा है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की संस्थाओं और भारत अमेरिका जैसे का है, जिन्होंने लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दरों पर नेपाल को पैसा दिया हुआ है। इस समय भारत और अमेरिका दोनों ही नेपाल की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। नेपाल जानता है कि अगर उसने चीन से कर्जा ले लिया तो चीन अपनी मनमर्जी चलाने लगेगा और देश के हर छोटे बड़े फैसले में हस्तक्षेप करने लगेगा। नेपाल में अगर आर्थिक संकट पैदा होता है तो भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि नेपाल अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान विदेश से ही आयात करता है। उसमें 64% हिस्सेदारी सिर्फ भारत की ही है। भारत और नेपाल के बीच $9.19 बिलियन से ज्यादा का सालाना व्यापार होता है। ऐसे में कहीं न कहीं भारत को भी एक छोटा सा झटका महसूस हो सकता है। नेपाल को इस समय सबसे बड़ी उम्मीद मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन से है, जिसके तहत अमेरिका नेपाल को विकास के लिए $50 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प कराएगा। अमेरिका कई साल पहले ही नेपाल को इस मदद का ऑफर दे चुका था। ये कोई उधार नहीं है बल्कि एक अनुदान है। इसको लेकर चीन कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुका है, लेकिन अब नेपाल की संसद ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद चीन चाहते हुए भी नेपाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। $50 करोड़ की मदद के बाद नेपाल की स्थिति में सुधार जरूर आएगा। साथ ही नेपाल अपने नागरिकों को ये संदेश भी दे रहा है कि जो भी लोग अन्य देशों में काम कर रहे हैं वो अपने देश में पैसा डॉलर्स में ही भेजें। इसके अलावा कोरोना की रफ्तार थमने के बाद अब टूरिज्म सेक्टर भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, जिसके बाद नेपाल एक बार फिर से पर्यटकों का स्वागत
करने के लिए तैयार खड़ा है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों तक नेपाल इकोनॉमिस्ट्स की राय लेने के बाद कोई भी फैसला लेगा, वरना देश के हाल श्रीलंका से भी बदतर हो सकते हैं। श्रीलंका के बर्बाद होने की एक वजह यह भी है कि राजपक्षे परिवार ने बिना किसी की सलाह लिए खुद ही सारे फैसले लिए। उम्मीद है कि नेपाल ऐसी गलती नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी नेपाल में आर्थिक संकट की पूरी कहानी। फिलहाल तो नेपाल में थोड़ी बहुत महंगाई देखी जा रही है और इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में नेपाल की ट्रेन किस पटरी पर जाएगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं ऐसी तमाम जानकारी देश दुनिया की आपके सामने लाते रहें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।